हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं देवी सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, यानी एक मिनट, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास की, उसका ये लास्ट चैप्टर है। अच्छा, जो नई किताब है, मैंने सुना है कि उन किताबों में ये चैप्टर है नहीं है। हालांकि मेरे पास जो है पुरानी किताब है, तो उसी को मैंने पढ़ा। ये वाली पुरानी किताब है और मुझे लगा कि ये चैप्टर है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण, तो चलो पढ़ा देते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है भाई, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी विज्ञान। तो सबसे पहले बात, अगर आप यहां पर आओगे तो वैसे ही एक कहानी है, और कहानी पे कहा जा रहा है कि भैया मौसम के बारे में आप जो है डेली न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन पे देखते और सुनते होंगे, और इस संबंध में लोगों को आप बात करते हुए भी देखते होंगे। तो आखिर मौसम क्या है? एक साथ में मौसम के साथ एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जलवायु। तो जलवायु और मौसम क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये मौसम क्या है? मौसम क्या है? देखो, अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम जो है अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन करता है। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन करता है। वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन करता है। दशाओं का वर्णन करता है। वर्णन करता है। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन का मतलब क्या है कि जैसे भाई आज का तापमान या बारिश, तो आज के तापमान से अगर मान लो तापमान बढ़ गया तो होगा क्या कि भाई गर्मी बढ़ जाएगी। तो कहोगे कि आज का भाई जो मौसम है बहुत गर्म है। अगर मान लो कि अचानक से तापमान गिर जाए और ठंडी बढ़ जाए, तो आप कहोगे कि भाई आज का जो मौसम है वो बहुत सर्द है। या आप कहते हो कि बरसात होने को होती है, तो कहते हो कि भाई आज का जो मौसम है वो बारिश बारिश लग रहा है, बहुत जो है ह्यूमिडिटी है। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो। तो मौसम यहां पर जो देखोगे ये अल्पकालिक, ध्यान रखना, अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो ये मौसम देख पा रहे हो ये अल्पकालिक है। ये वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन है। क्या भाई? अल्पकालिक। ये शॉर्ट टर्म होता है। ये क्या भाई? ये शॉर्ट टर्म होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसे अभी मैं मौसम के बाद जलवायु शब्द बताऊंगा, तो वहां से आप इसको और जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसका अंतर समझ पाएंगे। अब भाई अगर जलवायु की बात करें, तो जलवायु किसी स्थान के मौसम के दीर्घकालिक औसत पैटर्न का वर्णन करता है। वापस से सुनो, क्योंकि दोनों में अंतर जानना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप तो जान गए कि भाई मौसम क्या है, कि भाई जो है ये अल्पकालिक जो दैनिक दशाएं हैं, वायुमंडलीय दैनिक दशाएं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु क्या है? तो जलवायु आप कह सकते हो कि भाई किसी स्थान के मौसम की दीर्घकालिक औसत पैटर्न है। भाई किसी काल, अब ऐसा देखो, इसको बड़ा सिंपल सा ऐसे समझना कि किसी स्थान के मौसम के, स्थान के मौसम के दीर्घकालिक दशाओं, दीर्घकालिक दशाओं का औसत, दीर्घकालिक दशाओं का औसत परिवर्तन ही क्या है? जलवायु है। औसत परिवर्तन ही। इन दोनों में अंतर यह है कि भाई ये जो मौसम का जो है ये दीर्घकालिक औसत परिवर्तन जलवायु कहलाएगा। जलवायु दरअसल क्या है भाई, जो है ये दीर्घकालिक है। वहीं मौसम क्या है? ये शॉर्ट टर्म है।
आप ऐसा कह सकते हो कि समय अवधि की बात करें तो मौसम अल्पकालिक होगा, शॉर्ट टर्म होगा, जैसे कि घंटों में हो सकता है, दिनों में हो सकता है। लेकिन जो जलवायु है ना बेटा, ये लंबी अवधि का होता है, जैसे वर्षों में हो सकता है, दशकों में हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम में परिवर्तन भाई घंटों में परिवर्तन हो सकता है, घंटों में परिवर्तन हो सकता है, दिनों में हो सकता है, आप कह देते हो कि कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ भाई जलवायु देखोगे तो यह वर्षों में होता है, वर्षों में होता है, और यह दशकों में होता है। इसका मतलब क्या है, आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई क्या होता है कि इस साल की जो जलवायु, या आप कैसे सुने होंगे कि अब जलवायु परिवर्तित हो रही है और उस वजह से जो है ना, जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आपने कई बार सुना होगा। तो जलवायु ये दीर्घकालिक है, क्या है, दीर्घकालिक है। अब मौसम किसी विशेष समय पर वातावरण की स्थिति का वर्णन करता है, मतलब जो मौसम है ये किसी पर्टिकुलरली विशेष टाइम पर यह वातावरण की स्थिति का क्या करेगा भाई, वर्णन करेगा। जबकि जलवायु है किसी क्षेत्र में मौसम के औसत जो परिवर्तन है उसका जो है वर्णन करता है, उसके पैटर्न का वर्णन करता है, उसके पैटर्न का वर्णन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हो कि मौसम जैसे एक दूसरा, अगर आप उदाहरण लो आपसे, तो आप ये कह सकते हो कि भाई जैसे धूप है, धूप है, तो अगर ये जो धूप है, आज धूप है, कल बारिश हो सकती है, ये मौसम का उदाहरण है कि भाई आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। क्या है, बारिश हो सकती है। ये किसका उदाहरण है, ये आपके मौसम का उदाहरण है। जलवायु क्या है, जलवायु आप कह सकते हो कि इलाहाबाद में जो है गर्मी का मौसम शुष्क होता है, कि प्रयागराज में गर्मी का जो मौसम है वो गर्म और शुष्क होता है। तो ये क्या हो गई, जलवायु हो गई। अगर आपसे पूछे कि जलवायु का उदाहरण बताना है तो आप कहोगे कि इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में गर्मी का मौसम जो है शुष्क और सर्द होता है। एलडी में गर्मी का मौसम शुष्क होता है। इलाहाबाद में गर्मी का मौसम क्या होता है भाई, शुष्क होता है और गर्म होता है, गर्म होता है। ये किसका उदाहरण है, आपसे अगर पूछे तो ये जलवायु है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देख लिया। मैं ये मान के चलता हूं कि मौसम और जलवायु में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मौसम का जो अध्ययन है वो मौसम विज्ञान यानी जो है मीटेरोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जबकि जलवायु का अध्ययन है वो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे तो इससे आसानी से बता सकते हो कि मौसम जो है क्या है, कि एक ऐसी घटना है, एक विशिष्ट घटना है, जैसे बारिश या गर्म दिन या थोड़े समय में घटित होता है। मौसम को घंटों या दिनों में ट्रैक किया जा सकता है, जबकि जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय, फॉर एग्जांपल कि 40 साल 30 साल या उससे अधिक में मौसम की जो औसत जो परिवर्तन है, जो स्थिति है, उसको आप क्या कह सकते हो, वो जलवायु है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार से कोई बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब भारत में भाई जो मौसम है, हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि इनको 4 जो है भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। भारत में मौसम की बात करें तो 4 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि भाग ना कहो, कि भारत में जो मान्यता प्राप्त जो ऋतुएं हैं वो 4 हैं। सबसे पहली बात करते हैं शीत ऋतु, जो है ये दिसंबर से फरवरी। तो दिसंबर से फरवरी भाई ये ठंड का मौसम, या इसी को हम शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को शीत ऋतु कहेंगे। ये जो टाइम होता है ये दिसंबर से क्या होता है, फरवरी तक का टाइम होता है, दिसंबर से फरवरी तक का। अब जैसे कि मैं बता दूं कि गांव में तो कायदे की ठंडी खूब जो है, आप देखोगे कि जो नवंबर का लास्ट जो पखवाड़ा होता है, पखवाड़ा मतलब 14 दिनों का जो है, उसमें खूब गर्मी होती है, वो सॉरी खूब ठंडी होती है नवंबर के लास्ट पखवाड़े में, और दबा के उसमें जो है ना ठंडी होती है। कभी कभी तो ठीक ठाक रजाई और कंबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि दिसंबर से फरवरी तक का टाइम जो है ये शीत ऋतु का टाइम है। जो गर्म का मौसम होता है यह ग्रीष्म ऋतु, वो मार्च से मई माना जाता है। कहां से भाई, मार्च से मई, ये गर्म मौसम या ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। ये ध्यान रखना, यहां ये पूछ सकता है,
ग्रीष्म ऋतु। तो कब से? मार्च से मई। अब आप जून को इसमें मत कंसीडर करने लगना। और मार्च गर्मी, अब देखो कितनी, मार्च भाई जो है ना, आज कितना मार्च है, लास्ट है ना, तो कितनी गर्मी है, देख ही रहे हो। इसके बाद जो है आप अगर देखोगे कि भाई जून से सितंबर का जो टाइम होता है, ये जून से जो सितंबर का टाइम होता है, दरअसल ये जो है यहां पर आप ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, ये वर्षा का मौसम कहते हैं। और ये जून से सितंबर तक, जैसे जून आता है तो आपने देखा होगा कि भाई 21 जून में हमारे यहां कहा जाता है 21 जून में सुदिन निकाले जाते हैं। सुदिन का मतलब यह क्या है कि किसान भाई लोग जो है ना, इस जून को मतलब 21 जून को ये मानते हैं कि भाई अब से जो है खेती शुरू करनी चाहिए। और हमारे इधर हमारे क्षेत्र में जो है उस दिन कुछ ना कुछ जो है हल चलाया जाता है और बढ़िया लोग नए कपड़े पहन के जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बांटते हैं और कुछ एक दो कोड़ बुआई कर देते हैं। अगर जो है बरसात हो जाती है तो फिर बुआई ठीक ठाक कर देते हैं, नहीं मतलब एक सिंबॉलिक कर देते हैं बुआई, ठीक है। तो ये जो वर्षा ऋतु है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु भी कहते हैं। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून जो है क्या होता है कि आप देखोगे कि उधर से जो अरेबियन सी से, जो अरब सागर से जो है हिट करता है और ये उत्तर भारत में जो है इंटर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये वर्षा ऋतु कहलाता है बेटा। इसके बाद जो है जो शरद ऋतु है, लौटता हुआ मानसून का मौसम होता है और ये अक्टूबर से नवंबर तक का, ये अक्टूबर से नवंबर तक का, इसी को क्या कहते हैं? शरद ऋतु कहते हैं बेटा। क्या है? शरद ऋतु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋतुएं कितनी? ऋतुएं 4। ऋतुएं 4। तो ठंड का मौसम या सर्दी का, तो सर्दियों में भाई मौसम में सूर्य की किरणें दरअसल भाई जो है क्या होता है, ये सीधे नहीं पड़ती हैं। अब आप बताओ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो ऑब्वियसली कि अगर आप ऐसे समझो, यहां पे जरा देखो कि मान लो कि भैया ये है आपका, ये है सूर्य और यहां पर है आपकी पृथ्वी। अब अगर मान लो कि ऐसा, ये आपका जो इक्वेटर है, तो ये साउथ पोल हो गया और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो आप बताओ कि यहां पर जो है जो रेज है डायरेक्टली प्रॉपर पड़ रही है, तो बताओ गर्मी यहां पर होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन यहां पर इस वाले क्षेत्र में प्रॉपर रेज नहीं पड़ रही है, सूर्य की किरणें, तो यहां ठंडी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली ठंडी होगी। तो आप देखोगे सर्दियों के मौसम में जो भारत की जो स्थिति होगी, अगर आप पृथ्वी में उसकी स्थिति को देखें तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो ऑब्वियसली जो है कम ऊष्मताप प्राप्त होगा। कम ऊष्मताप प्राप्त होगा तो क्या होगी? ठंडी बढ़ जाएगी, गर्मी कम होगी। क्यों? तापमान काफी कम रहेगा। तो यह सर्द का मौसम है। क्या है? सर्द का मौसम है। गर्म का मौसम या ग्रीष्म ऋतु का सीन क्या है कि भाई गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो है कम होवे सीधे क्षेत्र में। आप देखोगे कि 21 जून में मतलब जो हमारे यहाँ कि एकदम जो है सूर्य के एकदम सामने जो है ना जो हमारी जो भारत की लोकेशन है तो डायरेक्टली पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ेंगी तो ऑब्वियसली क्या होगी? बहुत गर्मी होगी। तो भाई गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं एकदम सीधे होती हैं, तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो भाई गर्मी हो जाएगी, शुष्क हवाएं चलेंगी। अब हवा तो है चल रही है, अब तापमान बहुत बढ़ गया है तो शुष्क हवाएं, वही लू कहते हैं। आप उसी को क्या कह देते हैं? उसी को लू कहते हैं। यहां पर मेंशन भी होगा जो है लू के बारे में हो सकता है। देखो यहां पर जो है मेंशन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आप ये जो जान गए वर्षा ऋतु, सॉरी ग्रीष्म ऋतु। अब दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा ऋतु को थोड़ा सा समझ लो। देखो इस मौसम में मानसून का जो आगमन है वो अरेबियन सी से उठ करके और भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर जो है चलता है। तो अरब और साथ में बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, तो जब हवाएं जो है हमारी मतलब मध्य भारत की ओर बढ़ेंगी, जो है आप ये कह सकते हो कि जमीन की ओर बढ़ेंगी, तो अपने साथ ये नमी भी लेके आती हैं। और जब अपने साथ ये नमी लेके आएंगी तो ये हवाएं क्या है भाई? हवा है और आ रही है। और आप बताओ कि ये मान लो ऐसे समझो, यहां पर मैं आपको बताऊं, जरा यहां समझने का प्रयास करो कि भाई क्या है, ये आपका प्यारा भारत है। अब जरा समझना, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम ही क्यों कहते हैं? देखो ये हो गया आपका, ऐसे खींच लो, ठीक है ना। तो ये आपका ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब जरा समझो कि दक्षिण पश्चिम क्या हुआ। तो ये, तो यहां से जो ये हवाएं हैं ये यहां से जाएंगी, भूमि की ओर जाएंगी और अपने साथ नमी लिए हुए हैं। अब यहां पर ये बढ़ रही हैं।
अब जैसे ये भाई ये नमी युक्त हवाएं हैं, ये पहाड़ों से क्या होंगी, टकराएंगी। अब पहाड़ों से टकराएंगी तो यहीं पे जो है प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यहीं पर वर्षा हो जाएगी, तो यहीं पे ये बरसेंगी। क्यों, अपने साथ नमी लेकर आई है। तो जैसे ही पहाड़ों पे जो है टकराएंगी तो फिर बारिश होगी। तो ये क्या हो गई, ये आपका मानसून ऋतु हो गई, ये वर्षा ऋतु हो गई। ठीक है, फिर आता है शरद ऋतु, या फिर जो है मानसून की वापसी का मौसम। मानसून की वापसी का मौसम का मतलब क्या है, देखो भाई, अब ये जो है यहां पर कुछ नमी युक्त जो है वही हवाएं हैं। अब इन हवाओं का वापस लौटने का टाइम है। इनका अब जो है ऐसे देखो कि वापस लौटेंगे, ये हवाएं वापस लौटने का टाइम है। जब ये हवाएं वापस लौटेंगी, मैं आपको बता दूं, तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर से वापस लौटेंगी, तो इस मौसम में ये लौटता हुआ मानसून कहलाएंगी। और भारत के जो दक्षिण भाग हैं, खास करके विशेष करके आप जो तमिलनाडु वाले एरिया में अगर आप देखोगे, जो तमिलनाडु का एरिया है, तो आंध्र प्रदेश का एरिया है, तो यहां पर इस समय ये मौसम जो है बारिश करेंगी, यहां पर बारिश करेंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप जान गए। इसके साथ साथ यहां पर एक जो है टर्म जरा समझने का प्रयास कीजिए कि देखो, ये आपको शरद ऋतु भी जान गए कि कैसे भाई ये जो है पवन जो है स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहेगी और मानसून के लौटने का मौसम जो है होगा, और भारत के दक्षिणी भागों में खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या करेगी, वर्षा करेगी। और अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशाइयों को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु। ऑलरेडी मैं ऊपर सबसे पहले इसी वजह से बताया था। एक बात यहां ध्यान रखना कि हम सामान्य तौर पे, मोटे तौर पे जो मानसूनी जलवायु इसको हम कह देते हैं। अब ये जो शब्द है आप देख पा रहे हो मानसून, ये दरअसल एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। मौसम से ये बारू किया गया है, और मौसम का अर्थ ही होता है क्या है, मौसम। तो भारत की स्थिति में जो उष्ण कटिबंध में होने के कारण जो अधिकतर जो वर्षा है वो मानसूनी पवनों से होती है, और जो है कृषि वर्षा पर ये जो है भारत आप देखोगे तो इस पर निर्भर है। और अच्छे मानसून का मतलब ये है कि ठीक ठाक प्रचुर मात्रा में क्या होना, वर्षा होना, और ठीक ठाक जो है फसलों का क्या होना, उत्पादन होना। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो आपने ये समझा कि भाई मानसून शब्द जो है मौसम से लिया गया है। मौसम जो है मौसम अरबी भाषा का शब्द है, और भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो स्थित होने के कारण अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं के द्वारा लाई जाती है। अब भारत में कृषि जो है ये वर्षा पर निर्भर है। यानी अच्छे मानसून का मतलब क्या हुआ कि पर्याप्त वर्षा, भरपूर फसल। किसी स्थान की जलवायु उसके स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और राहत से प्रभावित होती है। और इसीलिए हम भारत की जलवायु को भाई क्षेत्रीय अंतर का अनुभव करते हैं। भारत की जलवायु को आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय, इस वजह से कि डिफरेंशिएट जो होता है, क्योंकि जलवायु के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें क्या करती हैं भाई, मैटर करती हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैटर करती हैं। कैसे कि भाई जलवायु मैटर करती है कि आप देखोगे ऊंचाई के हिसाब से, समुद्र की दूरी के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। तो ऑब्वियसली कि भाई कुछ क्षेत्र हमारा जो स्थिति है, कुछ एकदम समतल है, कुछ उच्चावच है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय अंतर का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप ये भी जान गए। ठीक है, तो देखो, और मैंने एक चीज ये बताया कि भाई किसी स्थान की जो जलवायु है, ये उसकी स्थिति यानी उसका लोकेशन क्या है, ऊंचाई यानी उसकी हाइट कितनी है, और समुद्र से जो डिस्टेंस, और साथ में जो उसका जो है टेरेन यानी उच्चावच, इस पर डिपेंड करती है। और यही वजह है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे कैसे कह सकते हो कि क्षेत्रीय विभिन्नता? भाई देखो, बड़ा सिंपल है कि आप देखो भारत का जो टेरेन है, जो अगर आप देखोगे तो कहीं पर जो है आप देखो इधर जो है हिमालय से घिरा हुआ है, इधर आप देखोगे कि जो है इधर जो है आपका पूरा जो है समुद्री इलाका है, इधर भी समुद्री इलाका है, यानी इधर आप जो है बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सागर है और हिंद महासागर है। साथ में कई आप देखोगे कि यहां जो है पठारी एरिया है, इधर जो है रेगिस्तानी एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई राजस्थान के मरुस्थल में जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, ये भाई मरुस्थलीय एरिया है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसी तरह आप द्रास देखोगे, कश्मीर वाले एरिया में यहां बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या है, यहां पर क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है।
इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मुंबई और कोलकाता, इधर आप देख लो मुंबई और इधर आप देख लो कोलकाता, तो भाई ये समुद्र इलाका से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। क्या है? ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं बच्चा मैं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो, आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, आप कैसे बातचीत करोगे, आपकी भाषा क्या रहेगी, ये आप निर्धारित नहीं करते हो, वहां की जलवायु, वहां का मौसम निर्धारित करता है। आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे? जरा देखो, जरा समझने का प्रयास करो। बड़ा सिंपल सा है कि जैसे जैसे गर्मी आने को होती है, तो आप देखोगे गर्मी आने को होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे पेय पदार्थ या फिर ऐसे फ्रूट्स को जो है चुनते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, और नेचर ने भी वैसे ही बनाया है। गर्मी में देखोगे जिनमें पानी की मात्रा अधिकतम हो, यानी 80% से ज्यादा जिन फलों में, तो उस समय जो है वैसे फल देखने को मिलते हैं। चाहे आप देखो जो है तरबूज, खरबूज या जो है इस तरह के अनेकों फल देखने को मिलते हैं। इसी तरह आप गर्म, जब सर्दी का मौसम होता है तो उस समय आप जो है गर्म चीजें खाते हो, है ना, और गर्म बहुत सारी चीजें गर्म निकल के आती हैं। और उसी तरह कपड़े का पहनावों को लेकर के आप देखोगे कि सदर्न इंडिया के लोग या फिर खास करके जो है वैसे जहां पे समुद्र किनारा है, तो भाई आर्द्रता बहुत अधिक होती है, और आर्द्रता बहुत अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होने के चलते तो कपड़े लोग जो है ढीले डाले पहनते हैं। आप साउथ इंडिया में लो, आखिर आप देखोगे पॉलिटिशियन भी जो है वहां धोती पहनता है, ठीक है, वहां का राजनेता के साथ साथ अभिनेता भी धोती पहनता है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द अभिनेता वहां धोती पहने मिलेंगे। मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दरअसल बच्चा कि होता क्या है कि वहां का जो कल्चर है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वह निर्धारित करेगा कि आप खाओगे क्या और आप पहनोगे क्या। ठीक है। अब जैसे कि भाई विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय, मेघालय का कौन सा? मौसम राम। और जबकि किसी किसी वर्ष जो है आपको मैं बता दूं, यहां इतनी भारत में ही मौसम राम है। जरा समझो कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो कहां? मेघालय के मौसम राम में भाई डेली बारिश हो रही है। और यही भारत में, अपने ही देश में एक ऐसी जगह है कि कभी कभी भाई वर्षा ही नहीं होती है, साल साल भर वर्षा नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसलमेर वाला इलाका है राजस्थान में, तो ऐसा भी स्थिति आती है कि वहां वर्षा ही नहीं होती है। तो भाई यहां पर क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को क्या होगी? क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति को लेकर के। प्राकृतिक वनस्पति का क्या सीन है भाई? देखो, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब यहां क्या है कि हम अपने चारों तरफ क्या करते हैं कि घास फूस देखते हैं, पादप देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। दरअसल देखो क्या है कि जैसे छोटे पौधे जो है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनको हम झाड़ियां कहते हैं। जैसे आप देखो कि झाड़ियां किस क्षेत्र में, मतलब आप जैसे कि बहुत छोटे छोटे होंगे, हाइट बहुत अधिक नहीं होती है, और उनमें ऐसा सच बहुत फल फूल नहीं होता है, फल फूल वाले नहीं होते हैं, तो हम उनको झाड़ी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैक्टस है, और जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि बेर का जो, अगर आप देखोगे तो हम उसको झाड़ियां ही बोलते थे। बेर हमारे यहां दो प्रकार से होते थे। एक तो जो अभी बेर अभी 2 महीने पहले गए, जो बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं बेर के, आप लोग बैर कह देते हो, वो एक्चुअल में नाम बेर है। तो जो बेर है तो बड़ी सी जो है बेरी का पेड़ होता है, उसी पे बेर। एक होता है कि झड़िया, छोड़ी जो है मतलब झड़िया बोलते थे उसको, या तो उसमें छोटी सी बेरी के पेड़ होते थे, छोटे छोटे, और वो बेर से एक्चुअल वाले, वो वाले बेर ज्यादा मीठे होते थे और हल्के खट्टे टाइप होते थे, उनका टेस्ट ही अलग होता था, और 1-2 माह पहले आ जाते थे। जैसे तेंदू हो गया, अचार मकुया, मकुया हो गया, तो ये सब जो है घास फूस वाला उस पे जो है आ जाते हैं, मतलब झाड़ी वगैरह उस पे आ जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया। और इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि कुछ क्षेत्रों में बहुत लंबे जो है वृक्ष मिलेंगे आपको, जैसे उनमें से जो है, और जो लंबे वृक्ष होंगे तो उनमें जो है बहुत पेड़ पौधे, मतलब वो होंगी, जैसे कि शाखाएं होंगी, बहुत सारी पत्तियां होंगी। जैसे आम का ही वृक्ष ले लो आप, नीम का वृक्ष ले लो, और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें जो है पत्तियों की बहुत ज्यादा जो है मात्रा होगी, बहुत ज्यादा पत्ती ही पत्ती। आप देख लो जैसे महुआ वगैरह का ये पेड़ है, खूब पत्ती होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी वृक्ष होंगे जिनमें जो है भाई पत्ती की बहुत कमी देखने को मिलती है, जैसे नारियल में पत्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब जैसे घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, इसमें जो है मनुष्य का बहुत रोल नहीं होता है, जो मतलब आप बोगे नहीं, जैसे कि बहुत सारी झाड़ियां हैं, पौधे हैं, घास है, तो उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो कि खेतों में, जैसे हमारे यहां क्या होता है,
मैं भी आपको बता दूं कि हालांकि जब आप एग्रीकल्चर वाला सेक्टर पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कुछ ऐसी घास होती है, या जंगली घास भी हम कह देते हैं, या कुछ जो है जैसे हमारे खेतों में अभी क्या है कि अभी कटाई वटाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मान लो कि चाहे गेहूं का खेत हो या खास करके ये चने वाला खेत, तो चने के खेत में एक पौधा, कटीला कटीला पौधा, छोटा सा पौधा उगता है, उसमें जो है ना सरसों टाइप का जो है बीज होता है, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एकदम इतनी गर्मी में लेकिन उसको कोई पानी की जरूरत नहीं है और वो आ जाता है, उसमें फूल भी होता है उसमें जो है, तो ऐसे कई प्रकार की, अब वो अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जैसे कि बिना मनुष्य की सहायता के कोई पौधा है, झाड़ी है कोई, तो इसको हम प्राकृतिक वनस्पति कह देते हैं। घास है तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भी देखो, जलवायु में अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जलवायु मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। अब भाई जलवायु में भाई अगर क्षेत्रीय विभिन्नता होगी तो अभी बताओ कि भाई अलग अलग जगह दशाएं अलग अलग हैं, मौसमी दशाएं हैं, जलवायु दशाएं अलग अलग हैं, तो वहां पर उगने वाले पेड़ भी तो अलग अलग होंगे, तो ऑब्वियसली जो है, तो जलवायु की विभिन्नता के चलते भारत में अलग अलग प्रकार की क्या है भाई, वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कि जैसे एक ये है कि भाई हमें वनों की आखिर आवश्यकता क्यों, हमें क्यों नीड है, हमें क्यों जो है वनों की जरूरत है। तो सबसे पहली जरूरत है कि भाई अगर वन नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्यों, पेड़ पौधे ही तो ऑक्सीजन, उन्हीं से तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना। और पेड़ पौधे ही तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो पहली जरूरत तो यही है कि वन नहीं होंगे तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो हमारी जो कहते हैं ना कि एक तो जैसे कि हवा पानी लोग बोलते हैं, तो हवा पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो, तो ये एक तरीके से आपकी जीवन रेखा इसी पर जो है निर्भर करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अब पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बेटा बांध के रखती हैं, तो मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत बार क्या होता है, मैं अपनी इधर बताऊं कि जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में बहुत सारी जड़ें हो गई। अब क्या हुआ कि बरसात में मान लो कि ये जो है ना, ये पेड़ है आपका, बस पेड़ और मुझसे बहुत बनाते नहीं बनता है। अब बरसात में यहां से बहुत बहुत मूसलाधार बारिश हो गई, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो गई, और ये सभी मान लो जड़ें हैं, तो मूसलाधार बारिश तो बहरा यहां से लग गया, बहरा उसे कहते हैं कि जो नाली टाइप बन जाती है जहां से पानी निकलने लगता है। तो कई बार क्या होता है कि ये मिट्टी अगर बहुत समतल नहीं है तो ये मिट्टी काट करके और जो है नदी में, और नदी से जो है समुद्र तक पहुंच जाएगी, गाद के तौर पे नदियों में जम जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पेड़ के आसपास से बहरा बना है और भाई पेड़ की जड़ें हैं, तो जो मिट्टी का कटाव है, जो मिट्टी का अपरदन है, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो देखो कितनी काम की चीज है भाई, कि पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोक रहे हैं, मिट्टी के अपरदन को भी रोक रहे हैं, कि जो है मिट्टी बह के नहीं जाने पाती, इसको बांधे रखते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई देखो, हमसे ये पेड़ पौधों से हम जो है लकड़ी, अब ईंधन, अब भाई लकड़ी, अब जो आप फर्नीचर और दुनियादारी जो बिना लकड़ी के बताओ, आपके पास जो है ना घर में बिना फर्नीचर के घर अच्छा नहीं लगता है, तो लकड़ी की जरूरत पड़ती है। आप जो लिख रहे हो कलम, वो लकड़ी की, जिस पे लिख रहे हो पेज, वो भी लकड़ी का। तो भाई आपका पूरा जीवन ही इसी पर टिका है, वनों पर टिका है, ठीक है। वनों ईंधन हमें मिल रहा है। आप आज देख लो, ठीक है, मोदी जी का जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस तो पहुंचा दिए, पर गांव में मैं बता दूं जैसे 2 योजनाओं का भैया जो है ना लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग मतलब उसका उपयोग भी हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग में बता दूं, मैं अपने गांव में मैं बताऊं कि शायद हर एक व्यक्ति को जो है ना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिला है। मैं 2 योजनाओं का नाम बता रहा हूं, गैस सिलेंडर मिला है, और एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय मिला है, शौचालय मिला है। अब देखो ये जो गैस मिला है, जरा समझने का प्रयास करना, जिनको पहली बार भरा भराया मिला था, या फिर शादी ब्याह में भाई उसको जल्दी जरूरत होती है तभी लोग गैस भराते हैं। मेरे गांव की मैं बात कर रहा हूं पर्सनली, नहीं, एक आदमी, इवन जो है मेरी मम्मी भी गैस से खाना नहीं बनाती हैं गांव में, जो काऊ डंक होता है उससे और लकड़ी भरमार है उसी से खाना बनाते हैं। तो गांव में जितने भी लोग हैं वो उसी से खाना बना रहे हैं, भाई ईंधन का है। दूसरा शौचालय वाला मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारे यहां तो उपयोग होता है, पर गांव में करीब मैंने देखा 60% से ज्यादा लोग, 60% से ज्यादा लोग या तो इसमें जो है ना क्या बांधेंगे, छेरी बांध देते हैं, ठीक है, या इसमें जो है ना
कुछ और रख देंगे, उसमें कुछ ना कुछ सामान रख देंगे, पर उसमें जाते नहीं हैं, उसमें जाते नहीं हैं। मेरी नानी के यहाँ बहुत लंबे समय से भी था, लेकिन वो कहती थी कि हमको यहाँ तो कुछ वही नहीं, हम नहीं जाएंगे। बहुत लंबे रेसिस्टेंस के बाद जैसे गई। इसी तरह नाना का भी हमारे सीन ऐसा था, लेकिन अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, जब मामा लोग कहते रहे। लेकिन मैंने ये देखा, और कहीं वही नहीं, बहुत जगह ऐसा, अब तो जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत लोग लिबरल हैं, पर मैंने ऐसे बहुत सारे घरानों में देखा कि भाई नहीं जाते रहे शौचालयों में, वो बाहर अपना लोटा पकड़े और लोटा का गला दबाया और लेके चले गए। ठीक है, हाइजीन भी उनका गड़बड़ रहता रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि उतने से पानी में, आधा लीटर पानी में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअल में शौचालय में ठीक ठाक पानी मिल जाता है, 1-2 बाल्टी जो भी है, बाकी समझदार हो आप। तो इनका जो है गांव में आप देखो कि या तो बकरिया बंधी है या छिरिया बंधी है, छिरिया बकरिया एक ही बात है, या तो कुछ ना कुछ जो है शौचालयों में हो रहा है, बाकी जो एक्चुअल में जिस काम के लिए वैसा हो ही नहीं रहा है। खैर छोड़ो, वापस आते हैं। तो हमें जो है एक्चुअल में वनों की क्यों जरूरत है? तो आपने देखा कि भाई ईंधन, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कि भाई गांव में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर तो मिला, पर आप बताओ कि उस सिलेंडर के अंतर्गत कितने लोग खाना बना रहे हैं? सिलेंडर हर माह फिलिंग करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लकड़ी वकड़ी है। दूसरा कि चारा, भाई आज तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इतनी जनसंख्या बढ़ गई, बहुत सारा क्राइसिस था। नहीं, जो हड़प्पा की कहानी है वो दरअसल मेरे घर में भी घटी। एक हमारे यहां जो एक क्षेत्र पड़ता है नहरी, अब तो नहरी जो है ना छोटा सा कस्बा है, कस्बा। तो मेरे दादा लोग बोलते हैं कि वो कस्बा में उस कोई नहीं रहता था, वो अकेले जाके उस समय उन मेरे दादा के दादा लोग जो भी आए तो उस कस्बा में रहने लगे। अब कस्बा के आसपास उस समय या तो तालाब होता था पानी के लिए, जो आपके समरसिबल और ये सब बोरवेल्स नहीं होते थे, या तो नदी होती थी। तो वहां पर आसपास कोई नदी टाइप कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे दादा बताते हैं कि वहां से जो है 5 किलोमीटर एक छोटी सी नदी थी, 5-7 किलोमीटर। तो एक बार क्या हुआ, लोग जो है पहले जानवर चराते हुए, चारा चराते हुए जानवरों को दूर दूर तक चले जाते थे, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, ये बहुत आम बात है, ये होता था, तो चले जाते थे लोग। तो एक बार मेरे दादा के दादा लोग क्या है कि वहीं चले गए, तो वहां मिल गई नदी। तो सोच, और वहां भी अभी बसावट नहीं हुई है, बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, उस समय देश क्या है, आजाद नहीं हुआ है। तो इन्हें देखा कि यार ये तो जो बहुत खाली इलाका है, तो उनने क्या किया कि अपना जो डारा डकवाला था, जो नहरी से उठा करके उनने कहां रखा, जाके खलारी में रखा, खलारी में। अब ये डारा डकवाला उठा के नहरी से कहां, खलारी में रख दिया उन्होंने। अब खलारी में क्या था भाई, यहां पे वैसी खाली जमीन थी, और खाली जमीन के साथ साथ पानी वानी सब कुछ बढ़िया सा मिल रहा था, क्योंकि बगल से नदी थी। तो दरअसल अब यहां दूसरा की घास ज्यादा थी, पानी वानी था, घास ज्यादा थी, तो लोग जानवरों को चराते, बहुत ज्यादा जानवर पालते थे, तो भाई चारा के लिए लोग जो है ऐसे निवास करने चले जाते थे। वनों से और हमें क्या, जड़ी बूटियां मिलती हैं भाई। जड़ी बूटियां कैसे कि आप चले जाओ जंगल में, आज भी नेचुरोपैथी और जो है नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेद में पूरा इलाज हो रहा है। सुश्रुत जैसे आप सोचो कि आज आप जो है जिसकी बात कर रहे हो, किसकी, सर्जरी की, सुश्रुत आज से जो है ना हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो है क्या है, इसमें सर्जरी करते थे, पारंगत थे, क्योंकि सर्जरी के औजार मिल रहे हैं, आप खुद सोचो। तो अब देखो, और वो जड़ी बूटियां जो दे रहे थे वो कहां से, जंगलों से ही तो मिल रही थी, घर में थोड़ी ना सुश्रुत उगा रहे थे जड़ी बूटियां, वो जंगल से ही ला रहे थे, पेड़ों से ही प्राप्त हो रही थी। साथ में लाख मिलता है, लाख वाला पैसा नहीं, लाख जो है होता है, ठीक है, लाख है, शहद है, गोंद है, ये सब कहां से मिल रहा है भाई, जंगलों से मिल रहा है, वनों से मिल रहा है। अब आप देखोगे कि जो वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास रहे, जो जंगल रहे, ये वन्य जीवों के जो ये प्राकृतिक निवास रहे। और आज यही वजह है कि आप देखो, जैसे जैसे जंगल काटोगे, आप बताओ जंगल काटोगे तो वहां जो वन्य जीव हैं, सियार, लोकरी, ठीक है ना, जो भी भेड़िए, तो कहां आएंगे। अभी देखो बेड़िया का आतंक यूपी में देखा था कि कितने लोगों को घायल कर रहा था। जैसे सियार का भी आतंक, मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा की बुआ दाई हैं, बुआ दाई ही बोलेंगे, नहीं उनकी बुआ, हमारी बुआ दाई हुई, तो उनकी बुआ है, तो एक बार उनको जो है ना, जो सियार होता है जिसको आप गीदड़ कहते हो, तो गीदड़ उनको काट लिया। कई बार ऐसा हुआ, एक उनकी 2 बुआओं को गीदड़ ने काट लिया।
और फिर मतलब ऐसा नहीं दवा हुआ सारा सब ठीक, तो भाई ये गीदड़ उड़दड़ कहां से निकल के आ रहा है? ये जंगलों से आ रहा है। अब क्यों जंगलों से आ रहा है? जंगल बचे नहीं है, जंगल को आपने काट लिया है, अब उनके जो प्राकृतिक निवास है आपने खत्म कर दिया है, तो कहां आएंगे? गांव की ओर आएंगे। शेर भाई जो है गांव की ओर आ रहा है, टाइगर गांव की ओर आ रहा है, लेपर्ड गांव की ओर आ रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि उनके पास जो एक्चुअल में प्राकृतिक निवास थे आपने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब प्राकृतिक निवास आपने समाप्त कर दिया तो ऑब्वियसली गांव की ओर आए। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से आप ये भी देखोगे कि पहले जो है बहुत वर्षा होती थी, अब वर्षा होती थी, पेड़ पौधे और हर जगह बढ़िया सा सारा सब कुछ था, पानी का लेवल ठीक ठाक पानी मिलता था, लेकिन इसके चलते आपने अंधाधुंध कटाई करी तो वर्षा कम हो गई, और वर्षा कम होगी तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो उस पर निर्भर करती थी वो क्या हो जाएंगी? वो खत्म हो जाएंगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें। अब देखो एक चीज और बताएं कि कई बार जो है इसको लेकर के हम ऐसा नहीं है, हम काफी इन चीजों को लेकर के अलग अलग प्रकार के महोत्सव मनाते हैं, ठीक है, कई प्रकार के जो है वन महोत्सव, कई प्रकार के हम जो है मतलब एक वो शेड्यूल करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कई जो है डेट को लेकर के, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है बहुत सारी चीजों को वो करते हैं। तो देखो जंगलों से हमें क्या मिलता है भाई, कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा तो भाई मिट्टी को बांधे रखता है, रबड़, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं, गोंद मिलता है, लाख मिलता है, फल फूल भी जंगलों से जो है, शहद है, जैसे जंगल बेरी होती है। और जंगलों से मैं बता दूं कि जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने मामा के यहाँ रहता था। अब मेरे नाना जो है ना बरेदी थे, नाना मेरे बरेदी। बरेदी का मतलब क्या है? बरेदी उसको बोलते हैं कि जो बहुत सारे जो मतलब चरवाहा आप कह लो। मेरे नाना बताते हैं कि उनके जो है ना यहाँ से मतलब जंगल एकदम लगा हुआ है उनके, तो ये समझो कि उनका गांव ऐसे है और इधर से उनके गांव में एंट्री है, और इधर फुल जंगल है, इधर भी फुल जंगल है, इधर भी, और घनघोर जंगल है, ऐसे ऐसे। और ये जो है 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक एक भी नहीं है, मान लो एकदम लगा हुआ है। गांव इनका यहां से मात्र यहां से एंट्री पॉइंट है, इतना एंट्री पॉइंट है ये निकल के, और चारों तरफ से घेरा, 3 तरफ से तो पूरी तरीके से घेरा है। तो मेरे नाना बताते हैं कि पहले क्या होता था कि वो गांव से निकल जाते थे, 100 उनके पास 100 150 गाय और भैंस रहता था, तो गाय भैंस उठा करके और जो है वो जंगल की ओर चले जाते थे। वहीं से वो जो है ना घी वो सब भिजवाते थे, वहीं सारा सब कुछ अपना करते थे, और वहीं से अपना चारा वारा जो गाय भैंस को वहीं सारा सब कुछ खिलाते थे, ठीक है। और मुझे जहां तक ये तो बताते हैं, मुझे क्या चीजें याद है उनकी, मुझे याद है कि आज से करीब लगभग 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, हाँ लगभग 20 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैं उस समय जो है ना करीब 7-8 साल का हुआ करता था, और हाँ इतना ही रहा होगा। तो मैं मामा के यहाँ रहता था, मैं पढ़ता था। तो मेरे नाना शाम में आते थे, सुबह चले जाते थे, शाम में आते थे, और शाम में वो क्या लेके आते थे? बेर, मकुइया, तेंदू। अब शायद हो सकता है नहीं जानते हो, बेर जानते हो, मकुइया दरअसल जिसका आप जो ये भी एक जो है ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आता है, जिसको आप चिरौंजी कहते हैं ना, चिरौंजी जो ड्राई फ्रूट्स में डालते हैं, उसी को अचार भी कहीं कहीं बोलते हैं, ये अचार नहीं, उसी को मकुइया हम लोग बोलते थे। नहीं, मकुइया अलग चीज हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मकुइया अलग चीज हो गया, ठीक है। तो मकुइया हम जो है खाते थे, हल्की गुठली और बहुत मीठी होती थी, एकदम काली काली होती थी, उसको झरबेरी शायद कहते हैं, ठीक है, जंगली भाषा में जंगल बेरी भी कहते हैं, छोटी छोटी बहुत मीठी होती थी, बहुत मीठी। तो मकुइया, और ये अचार जो होता था, तो अचार का जो आप जो बोल रहे हो चिरौंजी, ये अलग चीज है। तेंदू लाते थे नाना हमारे। आज कुछ नहीं बचा है, जंगल ही नहीं बचे हैं तो क्या है, कुछ ही नहीं बचा है वहां पर, सिर्फ जो है सूखी लकड़ियां हैं, और वो भी जो है मतलब लोग आधाधुंध कटाई कर रहे हैं। दूसरा ऑक्सीजन मिल रहा है भाई, जो है तेल का सामान बनाया जा रहा है। मेरे नाना, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आज बच्चों को, हमारे पास तो बहुत सुविधाएं आ गई हैं, सबके पास सुविधाएं आ गई हैं, हम इतना डेवलप कर लिए हैं, तो हम बाइसिकल जो है, बच्चों को, बच्चा पैदा होता है 3-4 साल का होता है, उसको खड़ा सहारा लेने के लिए हम बाइसिकल साइकिल ले देते हैं बच्चों के लिए, है ना, बिठा देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो ये सब जो है लकड़ी का बनता था, मतलब एक जैसे गाड़ा जिसको बोलते थे, जिसको बच्चा जो है 2-3 साल का होता है तो उसको सहारा लेके खड़ा होता है बच्चा, तो उसको चलाते, उसमें 3 पहिया लगा देते थे, वो दरअसल ऐसे बनाया जाता था। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें मैं ग्रामीण एरिया से जुड़ा हूं तभी मैं आपको बता पा रहा हूं, जो ग्रामीण एरिया से नहीं जुड़े होंगे ना उनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मुश्किल होता ही होगा। तो ये गाड़ा ऐसे हुआ करता था, एक पहिया यहां होता था, एक पहिया यहां होता था, एक पहिया यहां होता था, और इससे जो है ना
एक वो लगा होता था, और ये जो है ना 3D के तौर पे जरा देखो कि एक जो है ना यहाँ पे वो डंडा, तो इसको पकड़ के हम जो है खड़े होते थे और इस पे जो है ये ऐसे हुआ करता था, तो ये चलता था। तो ये सारी चीजें जो है मान लो, और खेल का सामान बनाते थे, बैट वैट हम लोग वहीं से बनवा लेते थे नाना से। दूसरा लकड़ियाँ लाते थे, और जैसे कि मेरे यहाँ जंगल नहीं था तो नाना लोग जो है हर की जो हल होता था ना, तो आज भी जैसे हल का जो पर्टिकुलर जो मतलब जिस पे हम कुसिया लगाते हैं तो वो भेजते थे। दूसरा उसके लिए और भी लकड़ी भेजते थे, जैसे मान लो सागौन की लकड़ी भेज देते थे मेरे नाना लोग, और बहुत प्रकार की लकड़ी भेजते थे। जो है मेरे इधर नहीं था लकड़ी वगैरह ज्यादा, तो फिर नाना के यहाँ से आ जाती थी, ठीक है। और दूसरा देखो, यहाँ जंगलों में खूब चारा मिलता है, अपार चारा। आज भी वहाँ मेरे नाना के इधर लोग जो है एक ही टाइम अपनी भैंसों को खाना देते हैं। एक टाइम सुबह छोड़ दिया, 3-4 बजे आ गई, तो सुबह से दोपहर तक खाना नहीं देना पड़ा। कई प्रकार की भाई दवाइयां वहां पर मिलती हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि गांव में साइड जैसे आप लोग काम नहीं करते होंगे, तो भाई आपके जो है हाथ और पैर में, खास करके पैरों में जो बीमाएं होता है ना, बीमाई तो नहीं फटती है। जो व्यक्ति मिट्टी में काम करता है, धूल मिट्टी में काम करता है, गांव में बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसकी ठंडियों में बीमाई फट जाती है। जैसे मेरे, और ये कभी कभी बाई डिसेंट भी होता है, तो जैसे मेरी मम्मी का बहुत जो है पैर में आप देखोगे ठंडी होता है, तो उनके डिसेंट पे जीन पे है, मतलब नाना लोगों के, तो उनके भी। तो एक ऐसा नाना वो लाते थे जंगल से ही कि एक जड़ी बूटी टाइप थी। जड़ी बूटी क्या, और बहुत जलती थी, हम उसको जलाने में बहुत मजा आता था, महकती बहुत अजीब सी थी एकदम, मान लो फलिया टाइप थी। तो उसको लाते थे नाना, और उसको जो है ना एकदम हरी होती थी पर जलती थी। मुझे अब मैं सोचता हूँ कि यार उसमें क्या रहा होगा कि बताओ हरी चीज जलती है, चारा नहीं, हरा नहीं जलता ना, लेकिन वो जलती थी। तो उसको लाते थे और जो है आग में उसको जलाते थे, और आग में जला जला करके वो लगाते थे अपने उस पे, जो अपनी बीमारियों पे, और जो सही हो जाती थी। और कई प्रकार की ऐसी चीजें लाते थे, जैसे जो है बहुत सारी चीजें लेके आते थे। तो मुझे वो सारी चीजें आज भी हालांकि याद है इन चीजों को लेकर के, ठीक है। अब थोड़ी सी वन्य प्राणी, तो देखो जो है वन्य प्राणी जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है वन्य जीवों का निवास होता है। जो वन है ये कई प्रकार के, क्योंकि जो वन्य जीव हैं तो वन ही में तो रहेंगे, कहाँ रहेंगे। और वनों में जो है कई प्रकार की जो हजारों जंतुओं की प्रजातियां हैं, हजारों में संख्याएं हैं। कई प्रकार के यहाँ सरीसृप हैं, उभयचर हैं, पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, कीट हैं, कृमि हैं। इन सभी जो है वन प्राणियों का क्या होता है, यहाँ वनों में ही निवास होता है, ठीक है। अब देखो कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में, जो गुजरात का गिर वन है, पहले में मेरे मामा भी बताते हैं, जो कि अब नहीं रह गया। हालांकि जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बता दूं तो अब थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा कि जो बांधवगढ़ है, यानी जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो नेशनल पार्क है। और ये जो नेशनल पार्क है, मेरे मामा लोगों के गांव से जुड़ा हुआ है, ये जान लो। अगर आप सीधा उनके गांव से चढ़ जाओ ना, तो मामा बोलते हैं कि आप वहीं पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर लेकिन सीधा चढ़ने की बूता किसी की नहीं है, क्योंकि वो बहुत भाई जो है ना ऊंचा पहाड़ है, बहुत लंबा पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पर और बहुत घना पहाड़ है। तो राष्ट्रीय पशु जो है ना, जैसे हमारा जो है बाघ है, और ये बहुत सारे अलग अलग भागों में, जैसे गुजरात के जो गिरवन में जो एशियाई शेरों का निवास रहा है, वहीं हाथी और एक सींग वाला जो गैड़ा है वो असम के जंगलों में। देखो पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ क्या पाया जाएगा, वहां की वनस्पति, वहां का एनवायरमेंट और वहां का पर्यावरण, ये सब जो है निर्धारित करेगा। तो कई बार जो जानवर है, ऐसा नहीं कि सारे जानवर हर एक जगह पाए जाएंगे, जरूरी नहीं है। कई जगह जो है कुछ जानवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कई जगह जो है उनके लिए सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया जो है कंडीशन होता है, बहुत बेहतर कंडीशन होता है। अब जैसे कि हम बात करें कि जैसे भाई यही एशियाई आपका जो गुजरात के गिर वन में जो एशियाई शेर है वहीं आपको मिलेंगे। वहीं एक सींग वाला जो गैड़ा है आपको असम में मिलेगा, ये जंगलों में। हाथी केरल और कर्नाटक, साउथ इंडिया में ज्यादातर मिलेंगे। ऊंट आप देखोगे कि भारत के रेगिस्तान में मिलेंगे, ऊंट का गद्दीदार पैर है, वहां सर्वाइव कर सकता है तो वहीं मिलेंगे। जंगली गधा है आपको कच्छ के रण में मिलेगा, है ना। और जो जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू है, वो आपको हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जो जंगली बकरी की मैं आपको बताऊं कि जंगली बकरी को अगर ऐसे मान लो कि कोई चट्टान है या फिर पहाड़ है, और जंगली बकरी को यहां पे ऐसे एकदम सीधा सीधा खड़ा होना है, तो उसके पैर इतना
तेजी से वो पकड़ लेते हैं कि वो रात रात भर वहां खड़ी रहती है। अगर मान लो कि जैसे कोई चरवाहा है और वो लेके गया था और चरवाहा से छूट गई जंगली बकरी, और चरवाहा से कहाँ छूट गई, मान लो छूट गई, रह गई, घर नहीं जा पाई, तो ऐसी जगह वो ढूंढ लेती है चट्टान वट्टान के किनारे उनारे घुस के कि जानवर जो है ना वो ना कर पाए। तो ऐसी जगह वो टेक लगाती है उसके अपने पैरों से कि भाई वो रात रात भर खड़ी रह सकती है। तो जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ कैसे कि भाई ये लेपर्ड जो है, आइस लेपर्ड है, ये दरअसल जो है वैसे क्षेत्रों में जहां आइस पड़ी हुई है, इसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, इस तेंदुआ से थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये हल्का रहता है, मोटा दिखता है लेकिन इससे हल्का रहता है। तो ये जो हिम तेंदुआ है, भालू है, ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे। और बहुत सारे जानवर जो है ना एक दूसरे, जैसे कि बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, ये हमारे देश में इनकी मतलब खूब ठीक ठाक भरमार मात्रा है। हालांकि लोग इनको हंट कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी मात्रा जो है कम हो रही है। और इनको बचाने के लिए जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो IUCN की कैटेगरी बनाई गई है, उसमें किसी को रेड लिस्ट में, किसी को जो है अलग अलग लिस्ट में रखा गया है, उनकी वल्नरेबिलिटी के, उनकी उपलब्धता के हिसाब से कि भाई ये बहुत वल्नरेबल है। लोगों ने अपने अपने उपयोग के हिसाब से उनको बहुत हंट किया, कुछ जो है ना तो शिकार के तौर पे हंट किया। जैसे नीलगाय का ही बता दूं या जंगली सुअर का बता दूं कि नीलगाय मेरे इधर बहुत है और जंगली सुअर, तो जंगली सुअर का क्या सीन है कि भाई जो जैसी बरसात आ जाएगी वो परेशान भी करते हैं, तो लोग, हालांकि अवैध है मारना, लेकिन लोग दबा के मारते हैं उसको, ठीक है, और दबा के मारे और गांव भर में बांटे और गांव भर ने जो खूब मौज से खाया, ठीक है। जंगली सुअर का मांस बड़ा शानदार होता है। गरी, जो गरी माफिक, गरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, नारियल, नारियल माफिक जो है कटता है सही से, लेकिन पक जाए उसको पकाने में 7-8 घंटे लगते हैं। अब भारत में पक्षियों की भी बहुत सारी जो प्रचुरता है। अब जैसे मोर ही है हमारा जो राष्ट्रीय पशु, वो सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर तो हमारे यहाँ है, मैंने इसको कई बार पकड़ा भी, बस पकड़ा और मैंने हंट नहीं किया, तो इसमें ऐसे मत लेना मुझे, अदरवाइज पकड़ के छोड़ा और मतलब छोड़ देते थे हम। अब भारत में जो है पक्षी जो है, तोता है, मैना है, कबूतर है, बुलबुल है, चिड़िया है, बतख है। आजकल तो गांव में चिड़िया नहीं दिखती है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि मेरा जो है पहला जो पिछला घर था, तब वो चाचा के हिस्से में चला गया है, वो कच्चा घर था। और कच्चा घर का भाई गर्मियों में अलग ही सीन होता है, मतलब वहां एसी जैसे, एसी माफिक लगता है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एसी के तो दुनिया के साइड इफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर के अप डाउन होने के चलते कई बार तो लोग मर भी जाते हैं इसके चलते। जब टेम्परेचर, अगर आप अचानक से मान लो कि 18 डिग्री पे थे और अचानक से 45 डिग्री पे, तो टेम्परेचर सब वो होता है, तापांतर के चलते लोगों को कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अटैक आते हैं। लेकिन जब कच्चे घर होते थे ना भाई, कच्चे घरों की मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत आनंद, गर्मियों में तो बहुत आनंद आता था। तो करी होती थी लकड़ी की, जो ऊपर जैसे अटारी होती थी, अटारी मतलब जैसे कि कच्चे घरों में फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं अटारी को, ये समझो। तो अटारी होती थी तो उसमें करी होती थी, तो करी में जो है घोंसला बना लेती थी, ये जो चिड़िया बुलबुल होती थी जो है घोंसला बना लेती थी। मैं देख रहा हूं कि गांव में नहीं दिखती भाई, इतना लोगों ने फर्टिलाइजर डाला, इतना हर्बिसाइड डाला, इतना पेस्टिसाइड डाला कि उनको खा खा कर कीड़ा खाती थी, खा खा करके वो खुद ही मर गई या फिर जो है, तो इतना। अब जैसे चील नहीं देखने को मिलता है, बाज नहीं, अब देखो कि क्यों नहीं, उसके पीछे उसकी वजह है कि इनकी संख्या क्यों कम हो गई। देखो जैसे कि जानवरों पे बहुत सारे ऐसे जो है ना वो लगाए जाते हैं, आजकल जो है इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई तो बहुत एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और उसी एंटीबायोटिक्स के चलते जो है जानवरों को लगाए गए, वो मांस खाती थी और उनका जो है विलुप्त की कगार में आ गए। तो बहुत सारे जो है कई प्रकार की जो पक्षियां हैं भारत में। अब सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जैसे कि बहुत सारे जो है राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है जो कि पक्षियों और उनके प्राकृतिक निवास देते हैं, और उद्यान जो है शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं जो वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच गए हैं। तो अलग अलग, अब देखो जब इनकी जो संख्या है समाप्त हो रही है, तो उद्यान बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए और पक्षी उद्यान बनाए गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका संरक्षण किया जा सके। अगर वो विलुप्त हो जाएंगे तो जो इन्वायरमेंट है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तो ये भी देखा गया। अब भाई भारत में जो है सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से जैसे कोबरा है, करैत है, और इनको अब बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ क्षेत्रों में ये जो है ना क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको लेकर के भी जो है अलग अलग वो हैं। और चिड़ियाघर है नेशनल, तो उन चिड़ियाघरों में जो है वो क्या किया जा रहे हैं, उनको संरक्षित किया जा रहा है। अब देखोगे ना कि ये सभी जीव, ये प्राणी कहां रह रहे हैं, वन में। अब बताओ, वन कटेंगे, जानवरों का शिकार होगा, तो इससे क्या होगा, वन्य जीवों की प्रजातियां नीचे से डाउन होंगी। और भाई ऑब्वियसली कि वन कटेंगे तो गांव की तरफ ये भागेंगे, आबादी की तरफ भागेंगे, और आबादी की तरफ भागेंगे तो क्या होगा, शिकार होगा, ठीक है। मजबूरी हो जाएगी लोगों को, क्योंकि जान बचाना होगा। बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।
तो उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए, पशु विहार बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। इसके साथ सरकार ने जो है हाथी बाघों को बचाने के लिए कई प्रकार के जो है हाथी परियोजनाएं बनाई, बाघ परियोजनाएं बनाई। इसके साथ साथ जो है पशु विहार बनाए गए। तो ये आपको लिस्ट बनाना है कि कितने भारत में जो है पशु विहार बनाए गए, क्या क्या है। साथ में वन्य जीवों के संरक्षण में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, एक आप प्रॉपर जरा सोचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इनको कैसे बचाया जा सकता है कि इनकी हंटिंग ना हो, ये सारी चीजें इनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखो भाई प्रवासी पक्षी को लेकर के थोड़ा सा मैं बता दूं कि दरअसल जो है कुछ पक्षी जैसे कि पिनटेल है, पिनटेल बतख है, कार्लियो है, फ्लेमिंगो है, इसमें आस्प्रे है, लिटिल स्टंग है, ये प्रत्येक वर्ष जो है सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। और सबसे छोटी जो लिटिल स्टंग है, इसका वजन मैं आपको बता दूं 15 ग्राम के आसपास होता है, और ये आर्कटिक प्रदेश से करीब 8000 किलोमीटर से जो है भारत आती है। अब धीरे धीरे इनकी भी संख्या बाबू भैया कम हो रही है। उसकी वजह है क्योंकि इनको जो इन्वायरमेंट एक्चुअल में जो नीड होता था, अब वो जो है वैसा वैसा धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं। तो ये जो है चैप्टर होता है भाई खत्म। ये 6 की जो एनसीईआरटी है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं 6 की एनसीईआरटी क्या होती है, ये खत्म होती है, ठीक है। इसमें से अच्छा, इसमें तो कुछ और भी ज्यादा दिया हुआ था, और बाकी का जो नोट्स में जो है चीज़ें उतनी नहीं दी हुई हैं। इसमें से हालांकि जो है प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ साथ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बताए गए हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी बताए गए हैं, कटीली झाड़ियाँ भी बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें और भी काफ़ी कुछ, लेकिन इसमें जो नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं है, और यहीं तक जो है हम रखते हैं। हालांकि ये डिलीट भी कर दिया गया है मेरे समझ से जो है ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी से। तो 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट होती है। हिस्ट्री पे हम जाएंगे, और इसी तरह जो है पॉलिटी भी ऋचा मैम कंप्लीट करेंगी, और बाकी का जो ये सीटेट है या फिर जो मतलब आप ये कह सकते हो कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके अभी टारगेट हमारा जो है सीटेट है, तो उसके लिए है। सो थैंक यू, अपना अपना ध्यान रखना, और फिर हम जल्दी मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।